Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं जिसे हम सब ने देखा है, इस्तेमाल भी किया है और शायद स्कूल में बनाया भी होगा। मैं बात कर रहा हूँ मानचित्रों की। बिल्कुल। और आज की हमारी जो ये बातचीत है, इसका आधार श्रोता से मिले कुछ स्रोत हैं, खासकर क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल की किताब का चैप्टर 4 और कुछ और मिलती जुलती सामग्री। हमारा मकसद यही है कि मैप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ठीक से समझें, क्योंकि ये न सिर्फ दुनिया को जानने में मदद करते हैं बल्कि कई एग्जाम्स जैसे यूपीएससी के लिए भी एक जरूरी बेस तैयार करते हैं। हाँ, तो मिशन एकदम साफ है। मानचित्रों की बुनियादी बातें सरल और दिलचस्प तरीके से, ये जरूरी क्यों हैं, ये जानकारी कैसे दिखाते हैं और इनको पढ़ने का सही तरीका क्या है। देखिए, मानचित्र हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। चाहे कोई सफर प्लान करना हो या किसी जगह की भौगोलिक बनावट समझनी हो या फिर अलग अलग देशों और राज्यों के बीच के रिश्ते देखने हो, मैप्स बहुत जरूरी हैं। ये मुश्किल जानकारी को एक विजुअल रूप में बड़े आसान तरीके से सामने रख देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोब से। अक्सर मैप से पहले ग्लोब ही दिमाग में आता है। ग्लोब तो पृथ्वी का एक छोटा बिल्कुल सही मॉडल होता है ना? हाँ, ग्लोब पृथ्वी का एक 3D मतलब त्रिआयामी मॉडल है और पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने का अच्छा तरीका है। महाद्वीप, महासागर, उनका सही आकार, सही जगह वो ग्लोब पर ही ठीक से दिखता है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि? मेरा मतलब है, अगर हमें सिर्फ अपने देश या राज्य या शहर के बारे में बहुत विस्तार से जानना हो तो ग्लोब शायद उतना काम का नहीं रहता। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ग्लोब पर किसी छोटे इलाके का, मान लीजिए एक गांव या शहर का, डिटेल्ड अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल है। सारी पृथ्वी को दिखाने के चक्कर में छोटे एरिया की जो बारीकियां हैं वो रह जाती हैं, और साथ ही ग्लोब को हर जगह साथ ले जाना भी तो प्रैक्टिकल नहीं होता। और यहीं पर कह सकते हैं मानचित्रों की जरूरत महसूस होती है। तो फिर मानचित्र असल में है क्या चीज? मानचित्र या मैप पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक हिस्से का एक स्केल के मुताबिक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र या नक्शा है। इनका फायदा ये है कि ये हमें किसी छोटे से छोटे इलाके की भी काफी डिटेल्ड जानकारी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको मोड़ना, रोल करना या एक किताब की शक्ल में रखना आसान है, जैसे एटलस, हाँ, जिसमें बहुत सारे मैप एक साथ होते हैं। उसमें तो अलग अलग तरह के मैप होते हैं ना? बिल्कुल। एटलस में अलग अलग स्केल पर बने तरह तरह के मैप्स का कलेक्शन होता है। दुनिया के अलग अलग हिस्से, अलग अलग तरह की जानकारी, ये एक पूरी लाइब्रेरी जितनी जानकारी दे सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, एक गोल चीज जैसे पृथ्वी, उसे पूरी तरह फ्लैट मतलब चपटा करना गणित के हिसाब से संभव नहीं है। इसलिए मैप्स बनाते समय थोड़ी बहुत गड़बड़ी या कहिए डिस्टॉर्शन आ ही जाता है, खासकर जब बड़े एरिया जैसे ध्रुवों के पास के इलाकों को दिखाते हैं। ये तो हुई मैप की बेसिक बात। लेकिन अगर हम कोई एटलस खोलें तो हर पेज अलग सा दिखता है। कोई पहाड़ों को दिखा रहा है, कोई देशों की बाउंड्रीज को। ऐसा क्यों? क्या मैप्स भी कई तरह के होते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैप्स को उनमें जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बांटा जाता है। मोटे तौर पर देखें तो 3 खास तरह के मैप्स होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र। अच्छा, चलिए पहले भौतिक मानचित्रों की बात करते हैं। इन्हें शायद उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। सही कहा। भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स, ये पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं उन्हें दिखाते हैं, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, झीलें वगैरह। ये हमें किसी इलाके की जमीनी बनावट, उसकी टोपोग्राफी दिखाते हैं। अगर यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये खेती, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और यहाँ तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे बाढ़ वाले इलाके या लैंडस्लाइड जोन, इन सबको समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात। फिर आते हैं राजनीतिक मानचित्र। ये शायद वो मैप्स हैं जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। हाँ, काफी हद तक। राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स, ये शहरों, नगरों, गांवों और दुनिया के अलग अलग देशों और राज्यों को उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के साथ दिखाते हैं।
राजधानियां, जिला हेडक्वार्टर्स, ये सब जानकारी भी इनमें होती है। ये किसी देश का प्रशासनिक ढांचा समझने, पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और बॉर्डर्स को समझने के लिए जरूरी हैं। और तीसरा टाइप आपने बताया थीमेटिक मानचित्र। ये नाम थोड़ा अलग सा लग रहा है, इसमें क्या खास होता है? थीमेटिक मानचित्र किसी खास विषय या थीम पर आधारित होते हैं। मतलब ये किसी एक खास तरह की जानकारी पर फोकस करते हैं, जैसे सड़कों का नेटवर्क दिखाने वाला मैप, या किसी इलाके में बारिश कैसे होती है वो दिखाने वाला मैप, या जंगलों का फैलाव, इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, या किसी खास फसल का उत्पादन कहाँ होता है ये दिखाने वाला मैप। ओहो, मतलब ये किसी एक खास कहानी को बताते हैं उस जगह के बारे में। बिल्कुल। और इसीलिए इन मैप्स का एक क्लियर टाइटल या शीर्षक होता है जो बताता है कि मैप किस बारे में है, जैसे भारत वार्षिक वर्षा या दिल्ली मेट्रो नेटवर्क। ये मैप्स किसी खास डेटा को एनालाइज करने और पैटर्न समझने में बहुत मदद करते हैं, जो प्रीलिम्स के फैक्ट वाले सवालों और मेंस के एनालिटिकल जवाबों के लिए काफी काम का है। ठीक है, तो हमने मैप्स के टाइप समझ लिए, भौतिक, राजनैतिक और थीमेटिक। लेकिन किसी भी मैप को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी होंगी, है ना? एकदम सही। किसी भी मैप को ठीक से समझने के लिए उसके 3 जरूरी हिस्से या घटक होते हैं: दूरी, डिस्टेंस, दिशा, डायरेक्शन, और प्रतीक यानी सिंबल्स। इन्हें आप मैप की भाषा के अक्षर कह सकती हैं। चलिए पहले दूरी की बात करते हैं। मैप तो असल दुनिया का एक छोटा रूप होते हैं। ये छोटा करना एकदम सटीक कैसे होता है? यहीं पर शायद पैमाने यानी स्केल की बात आती है। बिल्कुल, पैमाना या स्केल ही वो चाबी है। स्केल मैप पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर जो असली दूरी है उसके बीच का अनुपात यानी रेशियो होता है। एनसीईआरटी का ही उदाहरण लें। मान लीजिए आपके स्कूल और घर के बीच की असली दूरी 10 किलोमीटर है। अब अगर आप इसे मैप पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से दिखाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मैप का 1 सेंटीमीटर जमीन के 5 किलोमीटर के बराबर है। यही आपके मैप का स्केल होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो अगर हमें स्केल पता है तो हम मैप पर किन्हीं 2 जगहों के बीच की लाइन नापकर उनकी असली दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, स्केल बहुत जरूरी है। और स्केल भी 2 खास तरह के होते हैं: छोटा पैमाना और बड़ा पैमाना। यहाँ मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। छोटा पैमाना सुनकर लगता है कम जगह, लेकिन ये बड़े एरिया के लिए होता है, और बड़ा पैमाना छोटे एरिया के लिए। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता सुनने में? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, लेकिन इसका एक लॉजिक है। सोचिए, जब आपको बहुत बड़े इलाके को, जैसे पूरे महाद्वीप या देश को, कागज के एक छोटी सी शीट पर दिखाना है, तो आपको हर किलोमीटर को बहुत छोटा करके दिखाना पड़ेगा, है ना? उदाहरण के लिए, मैप पर 5 सेंटीमीटर शायद असल में 500 किलोमीटर दिखा रहा हो। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स। यहाँ अनुपात छोटा है, जैसे 1:1 करोड़, इसलिए इसे छोटा पैमाना मैप कहते हैं। इसमें डिटेल्स कम होती हैं। अच्छा, समझा। और बड़ा पैमाना? जब आपको किसी छोटे इलाके को, जैसे आपके गांव या शहर के नक्शे को कागज पर दिखाना होता है, तो आप उसे ज्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर शायद जमीन के सिर्फ 500 मीटर को ही दिखाए। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। यहाँ अनुपात बड़ा है, जैसे 1.10,000, इसलिए इसे बड़ा पैमाना मैप कहते हैं। इसमें ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल्स दिखाई जा सकती हैं। तो मतलब अगर किसी शहर की गलियां या कोई मोहल्ले का प्लान देखना हो तो हमें बड़े पैमाने वाले मैप की जरूरत होगी, और अगर दुनिया के देश देखने हो तो छोटे पैमाने वाला मैप चलेगा। स्केल का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि मैप का मकसद क्या है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक टाउन प्लानर को बड़े स्केल की जरूरत होगी, जबकि एक एयरलाइन पायलट दुनिया के नक्शे यानी छोटे स्केल वाले मैप से काम चला सकता है। ये स्केल का चुनाव सीधे मैप के फंक्शन या उसके इस्तेमाल से जुड़ा है। प्रीलिम्स में इस फर्क पर सवाल बन सकते हैं। ठीक है, दूरी और स्केल की बात समझ आ गई। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पर, दिशा। जगहों की सही लोकेशन जानने के लिए ये तो बहुत जरूरी है। मैप्स दिशा कैसे बताते हैं? ज्यादातर मैप्स में आप देखेंगे कि ऊपर दाईं तरफ एक तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अंग्रेजी का अक्षर N या हिंदी में U लिखा होता है। ये तीर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को दिखाता है।
इसे उत्तर रेखा यानी नॉर्थ लाइन कहते हैं। अच्छा, और अगर हमें नॉर्थ पता चल जाए तो बाकी दिशाएं जानना आसान हो जाता है? हाँ, जब आपको उत्तर दिशा पता है तो आप बाकी 3 मेन डायरेक्शंस दक्षिण साउथ, पूरब ईस्ट और पश्चिम वेस्ट आसानी से पता लगा सकती हैं। उत्तर अगर आपके सामने है तो दक्षिण पीछे होगा, पूरब दाहिने हाथ की तरफ और पश्चिम बाएं हाथ की तरफ। ये चारों उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम प्रधान दिग्बिंदु यानी कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। लेकिन कई बार जगह ठीक नॉर्थ या ईस्ट में नहीं होती, बीच में कहीं होती है। उनके लिए भी कुछ होता है? बिल्कुल, उसके लिए 4 बीच की दिशाएं या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट NE या OPU, दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट SE या DAPU, दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट SW या DAP और उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट NW या UP। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी जगह की लोकेशन और भी सटीक और भी प्रिसाइज तरीके से बताई जा सकती है। दिशा पता लगाने के लिए वो एक यंत्र भी तो होता है ना, जिसमें एक सुई सी घूमती रहती है, कंपास। हाँ, दिशा सूचक यंत्र या कंपास ये एक सिंपल सा टूल है जिसमें एक मैग्नेटिक निडल यानी चुंबकीय सुई लगी होती है। इसकी खासियत ये है कि ये सुई हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकती है। इससे किसी भी जगह पर मेन डायरेक्शंस का पता लगाना आसान हो जाता है, खासकर तब जब सूरज या तारे न दिख रहे हों। पुराने जमाने में नाविकों और यात्रियों के लिए बहुत ही काम की चीज रही है। कमाल है। तो दूरी हो गई, दिशा हो गई, अब तीसरा कंपोनेंट प्रतीक यानी सिंबल्स। मैप पर असल बिल्डिंग, पेड़, सड़कें, पुल, कुएं बनाना तो मुमकिन नहीं है, तो इन सब चीजों को दिखाते कैसे हैं? इसके लिए मैप बनाने वाले कुछ खास अक्षरों, शेड्स, रंगों, कलर्स, चित्रों, पिक्चर्स और रेखाओं, लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ही प्रतीक या सिंबल्स कहते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम जगह में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। इनसे मैप बनाना भी आसान होता है और उन्हें पढ़ना भी। क्या ये सिंबल्स हर जगह एक जैसे होते हैं? मतलब भारत में रेलवे लाइन का जो निशान है, क्या वो अमेरिका के मैप पर भी वही होगा? हाँ, यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। इन सिंबल्स के इस्तेमाल को लेकर एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सहमति। ये रूढ़ प्रतीक यानी कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं। ये एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गए हैं, एक सार्वभौमिक भाषा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ की भाषा नहीं आती और वहाँ का लोकल मैप है, तो भी इन सिंबल्स की मदद से जरूरी जानकारी समझी जा सकती है, जैसे पानी कहाँ मिलेगा या रेलवे स्टेशन की तरह। बिल्कुल, यही इन रूढ़ प्रतीकों की ताकत है। आप बिना वहाँ की भाषा जाने भी नक्शे को पढ़कर जरूरी जानकारी निकाल सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, सड़कें, पक्की, कच्ची, बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नदी, कुआं, तालाब, पुल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पेड़, घास, इन सब के लिए फिक्स्ड सिंबल्स होते हैं। रंगों का भी इसमें खास इस्तेमाल होता है ना? जैसे मैंने सुना है नीला रंग हमेशा पानी के लिए होता है। हाँ, ये एक कॉमन कन्वेंशन है जो काफी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर नीला रंग पानी वाली जगहों, नदी, समुद्र, झील के लिए, भूरा रंग पहाड़ों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग और प्रतीक मिलकर मैप को न सिर्फ जानकारी से भरपूर बनाते हैं, बल्कि पढ़ने में भी आसान और देखने में भी अच्छा बनाते हैं। प्रीलिम्स के लिए इन प्रतीकों और रंगों को पहचानना जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप उनके टाइप और उनके 3 मेन कंपोनेंट्स, दूरी, स्केल, दिशा और प्रतीक, ये हमने समझ लिए। लेकिन कभी-कभी हम रेखा चित्र, स्केच या खाका, प्लान जैसे शब्द भी सुनते हैं। ये मैप से कैसे अलग है? अच्छा सवाल है, क्योंकि इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। रेखा चित्र या स्केच एक रफ ड्राइंग होती है जो मुख्य रूप से याददाश्त यानी मेमोरी और मौके पर देखकर यानी स्पॉट ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाई जाती है। सबसे जरूरी बात ये स्केल पर आधारित नहीं होती। जैसे अगर मैं किसी दोस्त को फोन पर अपने घर का रास्ता समझा रहा हूँ और जल्दी से कागज पर एक रफ सा नक्शा बना दूं, यहाँ से सीधे जाना, फिर राइट लेना, वहाँ एक दुकान दिखेगी, वैसा कुछ। बिल्कुल वही। आप उसमें मेन लैंडमार्क दिखाएंगे, रास्तों का एक मोटा मोटा आइडिया देंगे, लेकिन दूरियां और दिशाएं एकदम सटीक नहीं होंगी, वो अंदाजे से होंगी। क्योंकि ये स्केल पर नहीं बना है, इसे रेखा चित्र या स्केच मैप कहते हैं। समझ गया। तो फिर खाका यानी प्लान क्या होता है? खाका या प्लान भी एक तरह की ड्राइंग ही है,
लेकिन ये एक छोटे एरिया का बड़े स्केल पर खींचा गया डिटेल्ड चित्र होता है। याद है हमने बड़े स्केल वाले मैप्स की बात की थी? वो छोटे एरिया की ज्यादा जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी छोटी होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई या एक बिल्डिंग के अंदर कमरों का लेआउट, जिन्हें नॉर्मल मैप पर दिखाना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में खाके का इस्तेमाल होता है? हाँ, तब हम खाके या प्लान का उपयोग करते हैं। खाका पूरी तरह स्केल पर आधारित होता है और बहुत डिटेल्ड जानकारी देता है, जैसे एक आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा बनाता है, जिसमें हर कमरे का साइज, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, सब कुछ एकदम सही स्केल पर दिखाया जाता है, वो एक खाका या प्लान है। तो मेन फर्क स्केल का और डिटेल के लेवल का है। बहुत बढ़िया। तो मानचित्र स्केल पर आधारित अलग अलग साइज के एरिया का चित्रण, रेखाचित्र बिना स्केल के याददाश्त पर आधारित रफ नक्शा, और खाका बड़े स्केल पर छोटे एरिया का डिटेल चित्रण, ये तीनों अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं। एकदम सही। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को थोड़ा समेटते हैं। हमने समझा कि मैप पृथ्वी या उसके हिस्से का चपटी सतह पर स्केल के हिसाब से बना चित्र है। ये ग्लोब के मुकाबले छोटे एरिया की ज्यादा डिटेल देता है और लाने ले जाने में आसान है। हमने मैप्स के 3 मेन टाइप्स को जाना। भौतिक, जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, राजनीतिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज और शहर दिखाते हैं, और थीमेटिक, जो किसी खास जानकारी जैसे सड़क, बारिश या इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। और फिर हमने मैप्स की भाषा के 3 अक्षरों को समझा। दूरी, जिसे स्केल छोटे या बड़े से कंट्रोल किया जाता है, दिशा, जिसे नॉर्थ लाइन, कॉर्डिनल पॉइंट्स और कंपास की मदद से जाना जाता है, और प्रतीक, जिनमें कन्वेंशनल सिंबल्स और रंगों का इस्तेमाल होता है, ताकि बिना भाषा जाने भी जानकारी समझी जा सके। साथ ही हमने रेखाचित्र स्केच और खाका प्लान के बीच का जरूरी फर्क भी समझा। एक बिना स्केल का रफ नक्शा है, तो दूसरा छोटे एरिया का बड़े स्केल पर बना डिटेल्ड नक्शा। ये सब जानना क्यों जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैप्स को पढ़ने और उन्हें इंटरप्रेट करने की जो एबिलिटी है, वो एक बेसिक और बहुत ही जरूरी स्किल है। ये सिर्फ भूगोल की समझ ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमारी स्थानिक तर्क क्षमता यानी स्पेशल रीजनिंग को भी डेवलप करता है। मतलब अपने दिमाग में जगहों, आकारों, दूरियों और दिशाओं को समझने और याद रखने की काबिलियत। जैसे बिना देखे अपने घर के कमरों में घूम पाना। हाँ, ये क्षमता तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आती है। बिल्कुल, और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में सीधे मैप बेस्ड फैक्ट वाले सवाल आते हैं। मेंस में ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे कई सब्जेक्ट्स में जवाब लिखते समय मैप्स की समझ और उनका इस्तेमाल जवाब को ज्यादा असरदार बनाता है। ये जानकारी को ऑर्गेनाइज करने, पैटर्न पहचानने और दुनिया को ज्यादा एनालिटिकल नजरिए से देखने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई मैप देखें, चाहे वो गूगल मैप्स हो, एटलस का पन्ना हो या अखबार में छपा कोई नक्शा, तो सिर्फ जगहों के नाम पढ़कर आगे न बढ़ जाए। जरा रोकें और देखें ये किस टाइप का मैप है, इसका स्केल क्या है, नॉर्थ किधर दिखाया गया है, इसमें किन सिंबल्स और रंगों का क्या मतलब है, ये मैप क्या कहानी कह रहा है। और ये भी सोचें कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। क्या अपने रोजमर्रा के जीवन में शायद अपने मोहल्ले या स्कूल का एक रफ स्केच या डिटेल प्लान बनाने की कोशिश की जा सकती है? या अगली बार किसी ट्रिप की प्लानिंग करते समय सिर्फ पॉलिटिकल मैप नहीं, बल्कि फिजिकल और थीमेटिक मैप्स जैसे रोड मैप, वेदर इंफॉर्मेशन या टूरिस्ट स्पॉट्स का भी इस्तेमाल करके अपनी प्लानिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है यकीनन। वाकई उम्मीद है मानचित्रों की दुनिया में ये सफर जानकारी भरा और दिलचस्प रहा होगा। अगले सेशन तक जानने और सीखने का ये सिलसिला जारी रखिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.